नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 24 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है का टाइटल है गैप बिटवीन फर्स्ट सेकेंड डोजेस इज द डार्केस्ट इन इंडिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत में पहली दूसरी खुराक के बीच का अंतर सबसे बड़ा है। भारत ने 1 अरब से अधिक वैक्सीन खुराक वितरित की है, जिससे यह विश्व स्तर पर कोविड-19 टीकों का दूसरा सबसे बड़ा डिस्पेंसर बन गया है। लेकिन जनसंख्या के अनुपात के बीच का अंतर, जिसे कम से कम 1 खुराक मिली है और जिसे 2 खुराक मिली है, भारत में सबसे अधिक है। विश्व स्तर पर ब्लूमबर्ग ट्रैकर मैपिंग टीकाकरण के रुझान के अनुसार चीन की 82% आबादी को कम से कम 1 खुराक और 76% को 2 खुराक मिली है, अर्थात यहाँ पे 1.1 का अनुपात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अनुपात 1.15 66.2% कम से कम 1 खुराक और 57.3% पूरी तरह से खुराक के साथ हैं। यूरोपीय संघ के लिए यह 1.04 कम से कम 1 खुराक के साथ 69% और 2 खुराक के साथ 66% है। भारत में हालांकि यह अंतर 2.4 पर 2 गुने से अधिक है, कम से कम 1 खुराक के साथ 51% और 2 खुराक के साथ सिर्फ 21.9%। इसका प्रमुख कारण विशेषज्ञों के अनुसार कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर है, जिसमें भारत में प्रशासित टीकों का 88% शामिल है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया मेड स्प्रे लिंक्ड टू रेयर इलनेस इन यूएस। तो चलिए इसे हैं। अमेरिका में दुर्लभ बीमारी से जुड़ा भारत निर्मित स्प्रे एक मेडिकल जांच के बाद इसे मिलियोइडोसिस से जोड़ने के बाद एक मेड इन इंडिया अरोमा थेरेपी स्प्रे को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुदरा दिग्गज वॉलमार्ट की अलमारियों से खींचा जा रहा है। एक दुर्लभ बीमारी जो कम से कम 4 लोगों को बीमार कर चुकी है और देश में 2 लोगों की मौत हो सकती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि स्प्रे में एक जीवाणु वर्क होल्डरिया प्यूडोमलेली होने की सूचना मिली थी, जो मिलियोइडोसिस नामक एक दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी का कारण बनता है। स्प्रे बेटर होम्स एंड गार्डन्स लेवेंडर एंड कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल इंफ्यूज्ड अरोमा थेरेपी रूम स्प्रे विद जेमस्टोन्स 6 अक्टूबर को जॉर्जिया के एक निवासी के घर में पाया गया था, जो जुलाई के अंत में मिलियोइडोसिस से बीमार हो गया था। यह उल्लेख करने के अलावा कि स्प्रे का निर्माण भारत में किया गया था, स्प्रे की उत्पत्ति के बारे में कोई अन्य विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। दूषित स्प्रे इस साल फरवरी से 21 अक्टूबर तक 25 वॉलमार्ट स्टोर्स पर बेचा गया था, जब खुदरा दिग्गज ने शेष बोतलों और संबंधित उत्पादों को सभी दुकानों में अपनी अलमारियों से खींच लिया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कू जंगलीज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर कू जंगल। तो चलिए इसे पढ़ें। कू जंगलीज ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कुजंगल विनोदा राज पीएस द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कुजंगल कंकड़ अर्थात कुजंगल का मतलब कंकड़ होता है को 94वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। इसे फिल्म निर्माता शाजी एन करुण की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय जूरी ने चुना था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कॉल टू बाइफ्यूरकेट असम ग्रोज लाउडर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम को 2 हिस्सों में बांटने की आवाज तेज। बंगाली बहुल बराक घाटी में जल जीवन मिशन के होर्डिंग पर असमिया नारों को हटाने के कारण असम के विभाजन का आह्वान किया गया। बदमाशों ने पिछले कुछ दिनों में बराक घाटी, जहां बंगाली आधिकारिक भाषा है, में असमिया भाषा के लगाए जाने का विरोध करने के लिए काले रंग में कुछ होर्डिंग्स लगाए थे। घाटी में दक्षिणी असम के कक्षार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले शामिल हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सहित कई ब्रह्मपुत्र घाटी आधारित संगठनों ने विरूपण को असमिया भाषा और लोगों के अपमान के रूप में देखा। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ने पुलिस के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। असम से बराक घाटी को अलग करने के आह्वान का नेतृत्व करते हुए असमिया साहित्यकार और प्रभावशाली असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष नागेन सैकिया ने कहा, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए विभाजन एक लंबा रास्ता तय करेगा।
बराक घाटी को राज्य का दर्जा देने से भाषा आधारित संघर्षों का अंत हो जाएगा। राज्य सरकार को दोनों घाटियों के बीच के लोगों के साथ विभाजन के मुद्दे को उठाना चाहिए, श्री सैकिया ने कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल ट्रिप आर ऑल द रेज एज इंडियंस टेक टू द स्काईज अगेन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। छोटी छोटी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं सभी गुस्से में हैं क्योंकि भारतीय फिर से आसमान पर ले जाते हैं। तो जबकि भारतीय पर्यटकों द्वारा पोषित अधिकांश देश कोविड-19 महामारी में अपने दरवाजे बंद करना जारी रखते हैं, कई लोग विदेश यात्रा के लिए अपने घर के करीब विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। दुबई और मालदीव जो महामारी के बाद से भारतीयों के लिए दो शीर्ष विदेशी गंतव्यों के रूप में उभरे हैं, ने इस यात्रा के मौसम में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है क्योंकि अधिक लोग बाहर निकलने के लिए इच्छुक हैं और यात्रा की मांग 18 महीनों में सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। ट्रैवल पोर्टल इक्सिको द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मालदीव और दुबई जैसी लग्जरी छुट्टियों के लिए खोज पूछताछ में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल अक्टूबर के लिए 100% से अधिक अविश्वसनीय वृद्धि देखी गई है। वास्तव में दो गंतव्यों के लिए खोज पूछताछ ने पूर्व कोविड-19 के असर को 70% से अधिक कर दिया है। घरेलू या शॉर्ट हाल गंतव्यों के लिए बढ़ी हुई प्राथमिकता न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व स्तर पर भी सही है और यह निकट भविष्य के लिए अच्छी तरह से प्रवृत्ति हो सकती है। 9 देशों के 9000 उत्तरदाताओं के वैश्विक यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी एमेडियस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 77% यात्रियों ने सहमति व्यक्त की कि वे अगले एक वर्ष के भीतर यात्रा करेंगे और वे अपने देश के करीब एक गंतव्य की यात्रा करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि आगे की यात्रा की जाए। भारतीयों ने कहा कि वे एशिया के भीतर यात्रा करना पसंद करेंगे। सिंगापुरियों ने भी कहा कि वे पश्चिम एशिया को छोड़कर के भीतर रहने के इच्छुक थे। स्पेनिश, ब्रिटिश, जर्मन यात्री यूरोप के भीतर और अमेरिकी यात्रियों को उत्तरी अमेरिका के भीतर रहना चाहते थे। एमेडियम लैब्स के एशिया प्रशांत R&D प्रमुख मणि गणेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध, वीजा नियम, साथ ही संगरोध और परीक्षण आवश्यकताएं कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने भारतीय यात्रियों को अभी के लिए घरेलू और अंतर क्षेत्रीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में हमने दुनिया भर के और देशों को प्रतिबंधों और आवश्यकताओं को कम करने की तलाश में देखा है, खासकर टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए। ईज माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी कहते हैं कि दिवाली सप्ताह के लिए एडवांस बुकिंग में पिछले साल की तुलना में करीब 450% का उछाल देखा गया है। उनके अनुसार मालदीव और दुबई के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे आसपास के गंतव्य भी हाल के खोज रुझानों के साथ पिछले महीने में लगभग 30% की वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर लोग लंबे सप्ताहांत का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। यहाँ बुकिंग लगभग 60% तक बढ़ जाती है, जैसे कि दशहरा के दौरान कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों से बुकिंग में 50 से 70% के बीच वृद्धि देखी गई है और कश्मीर, लेह और राजस्थान जैसे पर्यटन स्थलों में भी बुकिंग में वृद्धि देखी गई है। बुक माई चार्टर्स के सह संस्थापक सचित बाधवा कहते हैं, जहां हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं उबर अमीरों से चार्टर विमानों की मांग में कोई कमी नहीं आई है। श्री बाधवा कहते हैं कि बुकिंग पूछताछ 12-13 गुना है जो हमने पूर्व कोविड देखी थी। यात्रा की भावना काफी अधिक है और हमारे पास दिसंबर और जनवरी के लिए पहले से ही बुकिंग है। नवंबर से जनवरी तक आदि की चार्टर की भी मांग है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली टाइटल है बायो डिकम्पोजर अ बेटर सोल्यूशन से फार्मर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। किसानों का कहना है कि बायो डिकम्पोजर बेहतर समाधान है। पराली को खाद में बदलने में मदद करने के लिए कृषि क्षेत्रों में बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव करने की दिल्ली सरकार की पहल से शहर के कई किसानों को राहत मिली है। पिछले साल जिन किसानों के खेतों में घोल का छिड़काव किया गया था, उन्होंने द हिंदू को बताया कि इस कदम से उन्हें पैसे बचाने में मदद मिली क्योंकि सरकार इसे मुफ्त में कर रही थी। अधिकारियों ने कहा कि इस साल अधिकारियों ने अब तक शहर में 500 एकड़ से अधिक खेतों में घोल का छिड़काव किया है। एक अधिकारी ने कहा कि हमारी योजना 15 नवंबर तक छिड़काव जारी रखने की है। पिछले साल सरकार ने लगभग 1900
435 एकड़ में घोल का छिड़काव किया था। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रिया में लगने वाला समय किसान संघ को लेकर परेशान कर रहा है। सरकार का कहना है कि वह गाँव में आएगी और उन लोगों का नाम दर्ज करेगी जो चाहते हैं कि खेतों में घोल का छिड़काव किया जाए, लेकिन असल में किसानों को पंजीकरण के लिए बीडीओ यानी प्रखंड विकास कार्यालय के पास जाना पड़ता है। सरकार फसल के बाद घोल का छिड़काव करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगती है और इससे मुश्किलें पैदा हो रही हैं। यदि इस प्रक्रिया में देरी होती है, बुआई में भी देरी होती है और किसानों को नुकसान होता है। भारतीय किसान संघ के दिल्ली राज्य प्रमुख वीरेंद्र डागर ने कहा कि सरकार को घोल के छिड़काव के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तय करनी है। दिल्ली सरकार, जिसने पिछले साल पहली बार जैव अपघटक समाधान का उपयोग किया था, इसे पराली जलाने को कम करने के साधन के रूप में देखती है और अन्य राज्यों से इस उपाय को अपनाने का आग्रह करती है। नया बंस गांव के 45 वर्षीय किसान देवेंद्र मान ने कहा कि पिछले साल उनके खेत में लगभग 11 एकड़ में घोल का छिड़काव किया गया था और इसे उन्हें प्रति एकड़ लगभग 1500 रुपए बचाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि मैंने बायो डिकम्पोजर छिड़काव के लिए डीजल, ट्रैक्टर के लिए और लेबर चार्ज के रूप में 300 से 400 रुपए प्रति एकड़ पर लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ की बचत की। इससे पहले श्रीमान को पराली काटने के लिए कई बार अपने खेत जुताई करनी पड़ती थी। 2-3 बार जुताई करने के बाद वह खेत में पानी छोड़ते थे और लगभग 10 दिनों के लिए छोड़ देते थे। पानी ने एक हद तक पराली को विघटित करने में मदद की। अधिकारियों ने कहा कि बायो डिकम्पोजर के छिड़काव में एक समान प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन जुताई के दौरान कम होती है क्योंकि तेजी से सड़ता है। कोलंबी खुर्द गांव के किसान सहदेव मान ने कहा कि जब सरकार ने पहली बार हमसे संपर्क किया तो हमें कदम पर भरोसा नहीं था, फिर भी मैंने घोल का छिड़काव करने के लिए सहमति दे दी। 20 दिन बाद मैंने ऊपर की मिट्टी को हटाकर जांच की और देखा कि पराली सड़ चुकी थी। इस साल भी मैंने अधिकारियों से अपने खेतों में घोल का छिड़काव करने को कहा था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध को कोर्ट में चुनौती। कर्नाटक उच्च न्यायालय 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ और व्यक्तिगत ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करेगा, जिसमें कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के कई प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जो खेल को प्रतिबंधित और अपराधी बनाता है। कौशल के खेल, ऑनलाइन गेम सहित पैसे को जोखिम में डालकर या अन्यथा किसी भी प्रकार के गेम में। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित, जिनके समक्ष महासंघ एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आए, ने कहा कि नए कानून के संचालन पर रोक लगाने की अंतरिम याचिका पर 27 अक्टूबर को विचार किया जाएगा। अन्य याचिकाएं गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर गई हैं। यह इंगित करते हुए कि यह तय किया गया कानून है कि कौशल के खेल यानी पैसे को जोखिम में डालना या अन्य किसी प्रकार के खेल शीर्ष अदालत द्वारा व्याख्या की गई सट्टेबाजी या सट्टेबाजी की राशि नहीं है और इसलिए राज्य ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। महासंघ ने तर्क दिया कि संशोधन किए गए पुलिस अधिनियम के लिए कौशल के खेल प्रदान करने में महासंघ के सदस्यों के वैध और वैध व्यवसाय को अवैध रूप से प्रतिबंधित करें। यह कहते हुए कि मार्की निवेशकों ने महासंघ के सदस्यों में 3000 करोड़ से अधिक का निवेश किया था, जो कर्नाटक से बाहर थे। इसने याचिका में बताया कि इन सदस्यों ने राज्य में 1200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया था। ऑनलाइन गेमिंग स्पेस में $885 मिलियन मूल्य के 400 से अधिक स्टार्टअप थे और 71 बेंगलुरु में पंजीकृत थे। यह अनुमान लगाया गया था कि इस क्षेत्र में 2022 तक लगभग 40,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। यह याचिका में दावा किया गया था। के साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है सर्वे फाइंड्स मुंबई गार्डन्स इन गुड शेप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सर्वेक्षण में मुंबई के उद्यान अच्छी स्थिति में पाए गए। मुंबई में 500 पार्कों की एक नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 70% से अधिक अच्छी स्थिति में पाए गए, जबकि 12% में सुधार की आवश्यकता है। इसने पहली बार शहर के बगीचों का डिजिटली रिकॉर्ड भी बनाया। प्रोजेक्ट मुंबई, ग्रेटर मुंबई के नगर निगम और मुंबई के जादू मंत्रालय के सहयोग से अपने शोध के निष्कर्षों को नागरिक निकाय को प्रस्तुत किया। शोध हरिता द ग्रीन फुटप्रिंट फेलोशिप का परिणाम है, जिसने 84 युवा नागरिकों को प्रशिक्षित किया और सार्वजनिक कार्रवाई को संगठित करने और मुंबई में बेहतर हरे स्थानों की दिशा में काम करने के लिए काम किया। इनमें से प्रत्येक
उद्यान को ग्रेड के साथ अद्वितीय कोड दिया गया है। फेलोशिप ने बागानों को 3 बिंदु पैमाने पर वर्गीकृत किया और शीर्ष उद्यानों को ए ग्रेड से सम्मानित किया। इस प्रक्रिया के दौरान फेलो ने सुविधाओं और बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था, पहुंच और पार्किंग आदि सहित विभिन्न तथ्यों को देखा। मूल्यांकन किए गए बगीचों में से 12% ने ग्रेड सी प्राप्त किया, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तकनीक रिपोर्ट नए बागानों के लिए योजना तैयार करने के लिए आधार रेखा बनेगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट बैट अनवील्ड इन हैदराबाद। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण। भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में टैंक बंड पर पेय पदार्थ की दिग्गज कंपनी पेनोड रिकॉर्ड इंडिया पी लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बैट के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया। बल्ला 56.10 फीट का है और इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी बना है। यह भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने और दुबई में T20 विश्व कप वापस लाने के लिए था। अजहर ने कहा कि मैं इस अभियान का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसलिए भी क्योंकि हैदराबाद T20 विश्व कप में भारतीय टीम को शुभकामनाएं देने में अग्रणी है। उन्होंने अधिकारियों से अन्य क्रिकेट प्रेमियों के लाभ के लिए उपल स्टेडियम में उपयुक्त स्थान पर बाद में बल्ला लगाने की भी अपील की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूपी गवर्नमेंट टू रिनेम फैजाबाद रेलवे स्टेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यूपी सर फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने शनिवार को एक ट्वीट किया। इसे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। ट्वीट में कहा गया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया था। एक अन्य ट्वीट में सीएम कार्यालय ने कहा कि केंद्र ने भी निर्णय पर अपनी सहमति दी है और आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले 2018 में योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगले न्यूज का टाइटल है डीजीपीज एनुअल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन यूपी। तो चलिए इसे पढ़ें। यूपी में होगा डीजीपी का वार्षिक सम्मेलन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में डीजीपी का वार्षिक सम्मेलन इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित सम्मेलन नवंबर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक भी भाग लेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मोदी मीट 19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हेल्स देयर वर्क। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी ने की कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं से मुलाकात, उनके काम की सराहना। भारत के प्रमुख वैक्सीन निर्माताओं ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उनमें से कई ने श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने रास्ते से हट गए और सभी नियामक लोगों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और यही कारण है कि भारत अपने पास मौजूद संख्या को हासिल करने में सक्षम है। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पंकज पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें लगातार प्रोत्साहित किया जो जाइकोव डी वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, जिसे 12 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत बायोटेक लिमिटेड के अध्यक्ष कृष्णा एला ने कहा कि हमें वास्तव में देश पर गर्व है। पीएम मोदी दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने शुरुआती निराशावाद को एक अवसर में बदल दिया। यह एक नेता की निशानी है। इन्होंने कोवैक्सीन को विकसित किया है। बैठक के बाद एक प्रेस बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की प्रशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने 100 करोड़ का मील का पत्थर हासिल किया और उन्होंने कहा कि भारत की सफलता की कहानी में यह एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने महामारी के
दौरान उनकी कड़ी मेहनत और उनके द्वारा दिए गए आत्मविश्वास का सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि देश का पिछले 1.5 साल से सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और यह प्रथाओं को संशोधित करने और उनके वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का एक अवसर भी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान की सफलता की पृष्ठभूमि में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माताओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए लगातार मिलकर काम करना चाहिए। अन्य प्रतिभागियों में महिमा और नरेंद्र मंटेला जैविक लिमिटेड, डॉक्टर संजय सिंह, सतीश मेहता, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, सतीश रेड्डी, दीपक सप्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डॉक्टर राजेश जैन और हर्षित जैन, पैनेसिया बायोटेक शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है टाइज विद बांग्लादेश रोल मॉडल श्रृंखला। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ संबंध रोल मॉडल श्रृंखला। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रोल मॉडल हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर एक भाषण देते हुए श्री श्रृंखला ने उन बलिदानों को याद किया जो भारतीयों ने पाकिस्तानी सेना की नरसंहार हिंसा से लड़ने में बांग्लादेश के लोगों की सहायता के लिए किए थे। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आज किसी भी अन्य रणनीतिक साझेदारी से अधिक गहरे हैं। यह दो पड़ोसी देशों के बीच संबंधों के लिए एक आदर्श है। बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान पैदा हुई दोस्ती, समझ और आपसी सम्मान की भावना इस रिश्ते के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। यह उल्लेखनीय है कि श्री श्रृंखला की टिप्पणी में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं था, जिसे हाल ही में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान लक्षित हमलों का सामना करना पड़ा था। बयान से पता चलता है कि भारत ने हालिया हमलों से निपटने के लिए सतर्क रुख अपनाया है। श्री श्रृंखला स्वर्णिम विजय कॉन्क्लेव 2021 में 1971 के युद्ध के मानवीय, राजनीतिक और राजनयिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। गौरतलब है कि इस वर्ष 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कोमिला, चटगांव, नोआखली और रंगपुर में हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर हिंसा भड़काने के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा ढाका ने हिंसा से तुरंत निपट लिया है। हालांकि ढाका में नागरिक समाज के लोगों ने धीमी प्रक्रिया के लिए शेख हसीना सरकार की आलोचना की है। घटनाओं के तुरंत बाद भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने उच्चायोग में हिंदू समुदाय के नेताओं के एक समूह से मुलाकात की। हालांकि बैठक अप्रकाशित रही। अन्य टिप्पणियों में श्री श्रृंखला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ जीवित संबंध बनाए हैं और दिल्ली बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री श्रृंखला ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार और दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इस क्षेत्र और उसके बाहर आर्थिक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में योगदान देता है। टिप्पणियों से पता चलता है कि साउथ ब्लॉक हिंदू अल्पसंख्यक रक्षा करने की विफलता पर बांग्लादेश आलोचना नहीं करना चाहता है। एक ऐसा मुद्दा जिसे भारत ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ अपनी विधायी प्रक्रिया में निहित किया है। सौहार्दपूर्ण संबंध भी दिलचस्प है क्योंकि यह अत्यधिक तनाव में भी अबाधित संबंधों को बनाए रखने की भारत की इच्छा को प्रकट करता है। बांग्लादेश में चीन द्वारा बनाई जा रही कई हाई प्रोफाइल परियोजनाएं हैं। गुरुवार को शेख हसीना ने ढाका के बाहरी इलाके में एक ऐसी परियोजना बंगबंधु बांग्लादेश चीन मैत्री प्रदर्शनी केंद्र BBCFE का उद्घाटन किया। 26 एकड़ में निर्मित केंद्र बांग्लादेश और चीन के बीच घनिष्ठ सहयोग का एक शोपीस है। यह असल वर्ष भर मेलों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करने में सक्षम होगा और औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में बांग्लादेश की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है CGI स्ट्रेसेस ऑन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। CGI ने न्यायिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने शनिवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वैधानिक समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण
NJIAI बनाने का प्रस्ताव लिया जाए। CJI श्री रिजिजू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ औरंगाबाद में उच्च न्यायालय एनेक्सी बिल्डिंग के B और C विंग के उद्घाटन के लिए उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश रमना ने फिर से NJIAI की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत में अदालतों के लिए अच्छा न्यायिक बुनियादी ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यही इस मानसिकता के कारण है कि भारत में अदालतें अभी भी जीर्ण शीर्ण संरचनाओं से संचालित होती हैं, जिससे अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच में सुधार और जनता की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, जो अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव अभी भी तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। श्री रमना ने कठोर तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है और उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या 20,143 है। इनमें से 620 किराए के हॉल हैं। 26% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय नहीं है। 16% में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है। केवल 54 न्यायालय परिसरों में शुद्ध पेयजल की सुविधा है। केवल 5% न्यायालय परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं। केवल 32% कोर्ट रूम में अलग रिकॉर्ड रूम है। केवल 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय हैं। केवल 27% न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए न्यायाधीश के मंच पर कंप्यूटर रखा गया है। 2018 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय शोध के अनुसार समय पर न्याय देने में विफलता देश को वार्षिक GDP का 9% तक खर्च करती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूके स्ट्राइक ग्रुप इन इंडिया टू फोर्ज स्ट्रॉन्गर टाइज। तो चलिए इसे पढ़ें। भारत में ब्रिटेन का स्ट्राइक ग्रुप मजबूत संबंध बनाने के लिए ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस ने शनिवार को भारत में कहा कि HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मुंबई में प्रमुख बंदरगाह यूके का इंडो पैसिफिक झुकाव है। नई दिल्ली से मुंबई पहुंची मंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ मजबूत सुरक्षा और संबंध रक्षा हेतु बनाना है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO ने कहा कि मंत्री भारत को एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक के रूप में देखते हैं। सुश्री ट्रस ने कहा कि यूके और भारत के बीच घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी गहरे आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है, दोनों देशों के साथ साथ व्यापक क्षेत्र को भी सुरक्षित बनाती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने समुद्री और व्यापार मार्गों की रक्षा करने के लिए और ताकत की स्थिति से संचालन करने की आवश्यकता है। अपने हितों की रक्षा करने और अनुचित प्रथाओं को चुनौती देने में कठोर होना चाहिए। भारत में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का आगमन कार्रवाई में यूके के इंडो पैसिफिक झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्लोबल ब्रिटेन का एक सच्चा प्रतीक है जो भारत जैसे समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है राइजिंग ट्रेड टेंशंस पॉइंट टू इंडिया चाइना काउंटरम। चलिए इसे पढ़ते हैं। बढ़ता व्यापार तनाव भारत चीन पहेली की ओर इशारा करता है। चीन के साथ भारत का व्यापार 2021 में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ रहा है। पहली बार $100 अरब के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह एक साल से अधिक समय से बंद सीमा संकट के बीच संबंधों को फिर से संगठित करना चाहता है। संबंधों में दो विरोधाभासी रुझान इस महीने तेजी से ध्यान में आए हैं, जब सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की वार्ता के लिए 3 दिन बाद दोनों पक्षों के व्यापारिक आरोपों के साथ गतिरोध समाप्त हो गया। नई दिल्ली ने चीन में भारतीय दवा उद्योग के लिए एक सफलता की सराहना की। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के संभावित अप्रत्याशित लाभ के साथ पहली भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई, जिसे चीन के आकर्षक बाजार में कैंसर रोधी दवा लॉन्च करने की अनुमति मिली। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ये भारत की पहली ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे चीन के बाजार में कैंसर रोधी दवा बनाने की अनुमति प्राप्त हुई है। इस सप्ताह विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और चीन में राजदूत विक्रम मिश्री दोनों ने व्यापार संबंधों की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मिश्री ने
फार्मास्यूटिकल्स पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से बहुत बड़ी क्षमता का एहसास होना बाकी है। उन्होंने बीजिंग में ग्लोबल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि सीमा संकट पर चर्चा चल रही थी और हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को हल कर सकते हैं, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों पर छाया डाल रहा है। श्री श्रृंगला ने इस सप्ताह एक संगोष्ठी में यह नोट करते हुए सीमा गतिरोध को समग्र संबंधों से जोड़ा। यह दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक व्यापक आधारित संबंध विकसित कर रहा, जो स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित था कि शांति भंग न हो। 1988 में संबंधों के सामान्य होने के बाद से व्यापार सहित सभी संबंधों ने उड़ान भरी। पिछले साल के दौरान व्यापार संबंधों में रिकॉर्ड स्तर पर उछाल आया है, एक ऐसी अवधि जिसे नई दिल्ली में अधिकारियों ने स्वीकार किया है। 1988 के बाद से सबसे कम बिंदु को चिन्हित किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संकट के मद्देनजर जो पिछले गर्मियों में चीन के सैनिकों की अभूतपूर्व लामबंदी के साथ उभरा था। चीन के सीमा शुल्क द्वारा इस महीने जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 9 महीने के बाद दो तरफा व्यापार 90.37 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल दर साल 50.3% था। चीन से भारत का आयात 51.7% की वृद्धि के साथ 68.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा बड़ी मात्रा में आयात किए गए सामानों पर निरंतर निर्भरता की याद दिलाता है, जैसे कि विद्युत मशीनरी और सक्रिय दवा सामग्री API। साथ ही साथ नए उद्भव, नए आयात जैसे कि चिकित्सा आपूर्ति से भारत ने चीन से महामारी के दौरान किसी भी अन्य देश की तुलना में वेंटिलेटर से PPE तक खरीदा है। चीन की दवा और चिकित्सा आपूर्ति का वैश्विक निर्यात इस वर्ष 108% बढ़ा था और चिकित्सा आपूर्ति नवीनतम व्यापार निर्भरता बन गई है। भारत भी चीन से 70% API यानी कि सक्रिय दवा सामग्री आयात करता है और 90% से अधिक सौर घटकों और ऑटो घटकों का एक बड़ा हिस्सा भी आयात करता है। यदि व्यापारिक संबंध सीमा संकट से काफी हद तक अच्छे प्रतीत होते हैं, जहां संबंध नाटकीय रूप से बदल गए हैं, तो निवेश के मोर्चे पर चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध शेष है। दूरसंचार क्षेत्र में जहां चीनी फर्मों को 5G परीक्षणों से बाहर रखा गया है, तकनीकी क्षेत्र में चीनी धन की भारी आमद को भी रोक दिया गया है। उद्योग अनुसंधान फर्म वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार 2017 के बाद पहली बार चीनी निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश $1 बिलियन से नीचे गिर गया। श्री श्रृंगला ने कहा कि व्यापार घाटे का आकार जो इस साल एक रिकॉर्ड के लिए निर्धारित है और हमारे अधिकांश कृषि उत्पादों और हम जिन क्षेत्रों में हैं उनके लिए टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाओं सहित कई बाजार पहुंच बाधाएं हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ITS जैसे प्रतिस्पर्धी दो महत्वपूर्ण चिंताएं बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना जैसी पहलों के माध्यम से उन असंतुलन को कम करना चाहता है, जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाना है। चीन को भारत का संदेश यह रहा कि व्यापार सामान्य नहीं हो सकता जब सीमा पर शांति भंग रहती है। हालांकि व्यापार में उछाल आया है जिसमें मंदी के कोई संकेत नहीं है, यहाँ तक सीमा संकट भी कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रशिया चाइना होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट पेट्रोल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। चलिए इसे पढ़ते हैं। रूस चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में की पहली संयुक्त थी। रूस और चीनी युद्धपोतों ने 17 से 23 अक्टूबर को प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अपनी पहली संयुक्त गश्त की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, मॉस्को और बीजिंग, जिन्होंने अक्टूबर में पहले जापान के सागर में नौसैनिक सहयोग अभ्यास का मंचन किया था, ने हाल के वर्षों में ऐसे समय में घनिष्ठ सैन्य और राजनयिक संबंध बनाए हैं जब पश्चिम के साथ उसके संबंधों में खटास आ गई है। जापान ने नौसैनिक युद्धाभ्यास को करीब से देखा है, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था चीन और रूस के 10 जहाजों का एक समूह जापान के मुख्य द्वीप और के उत्तरी द्वीप होक्काइडो को अलग करते हुए सुगारू जलडमरू मध्य के बीच से रवाना हुआ था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि जहाजों का समूह गश्त के हिस्से के रूप में पहली बार सुगारू जलडमरू मध्य से गुजरा। जलडमरू को अंतर्राष्ट्रीय जल माना जाता है। मंत्रालय ने कहा कि गश्त के लिए कार्य रूसी और चीनी राज्य के झंडे का प्रदर्शन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना और दोनों देशों की समुद्री आर्थिक गतिविधियों के विषयों की संरक्षता थे। इसी के साथ ये समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है रियाद टारगेट्स जीरो इमिशंस बाय 2060। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। रियाद ने
2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने शनिवार को घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैश्विक प्रयासों में 100 से अधिक देशों का शामिल होना इसमें सम्मिलित है। हालांकि सऊदी अरब अपनी सीमाओं के भीतर उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखेगा, लेकिन इसका कोई संकेत नहीं है कि यह तेल और गैस में निवेश को धीमा कर देगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है न्यू लाइट ऑन हाउ इंसुलिन सिग्नलिंग अफेक्ट टिश्यू हेल्थ। चलिए इसे पढ़ते हैं। इंसुलिन ऊतक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इस पर नई रोशनी। चूहों से ली गई यकृत कोशिकाओं पर इंसुलिन के प्रभाव की जांच करने वाले एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि कैसे इंसुलिन की मात्रा सिग्नलिंग नेटवर्क के माध्यम से सूचना के प्रवाह को आकार देती है। अध्ययन इस संकेतन प्रक्रिया को अक्षुण्ण रखने के लिए किस हद तक प्रमुख और छोटे घटक महत्वपूर्ण हैं, इस बारे में भी जानकारी देता है। यह ज्ञान चिकित्सा के लक्ष्यों की पहचान करने के लिए आगे के अध्ययन को निर्देश करता है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अग्नाशय की बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। यह आमतौर पर ग्लूकोज चयापचय को विनियमित करने की क्षमता से जुड़ा होता है। हालांकि बाद के अध्ययनों यानी लगभग 1949 से अब तक ने दिखाया है कि यह एक बड़ी भूमिका निभाता है और ऊतकों के विकास और रखरखाव में मदद करता है। वर्षों के अध्ययन के बावजूद मौलिक विवरण को कैसे इंसुलिन प्रभाव कोशिकाओं के अंदर मात्रा अज्ञात है। कोशिका में एक महत्वपूर्ण तंत्र इंसुलिन सिग्नलिंग है, जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो इंसुलिन की उपलब्धता और रक्त में ग्लूकोज को विनियमित करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी देती है। AKT और ERK नामक इंसुलिन सिग्नलिंग के दो प्रमुख मार्ग हैं जो एक साथ चयापचय और विकास को संतुलित करते हैं। ये विशेष रूप से यकृत में ग्लूकोज के भंडारण को नियंत्रित करते हैं और कंकाल की मांसपेशियों और वसा में ग्लूकोज परिवहन को भी उत्तेजित करते हैं। इंसुलिन सिग्नलिंग में असामान्यताएं इस प्रकार के स्वास्थ्य और अस्तित्व को प्रभावित करती हैं जो जीवों के अध्ययन पहेली के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संबोधित करता है। अध्ययन चूहों से पृथक यकृत कोशिकाओं पर किया गया था। प्रायोगिक डिजाइन ने इंसुलिन के सामान्य स्तरों जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में और इंसुलिन के असामान्य स्तर जो कि पैथोफिजियोलॉजी से जुड़े हैं, दोनों की नकल की। यह A इंसुलिन की कम उपवास सांद्रता, B इंसुलिन की उच्च फीड सांद्रता, C बहुत उच्च हाइपर स्तर, D पल्सेटाइल फास्ट इंसुलिन के बाद फीड इंसुलिन और E के साथ निरंतर दोहराने के जोखिम के साथ कोशिकाओं का इलाज करके प्राप्त किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई से नम्रता शुक्ला कहती हैं कि इंसुलिन के स्तर को कम कर देती है, जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस पर एक पेपर की पहली लेखिका हैं। अध्ययन TIFR मुंबई, TIFR हैदराबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के बीच एक सहयोग था। काम का नेतृत्व करने वाले TIFR मुंबई और हैदराबाद के उल्लास कोलथुर सीतारमन बताते हैं कि पिछले अध्ययनों ने सिग्नलिंग में बदलाव की जांच के लिए अलग अलग अक्सर बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन का इस्तेमाल किया, जबकि से घटकों का पता चलता है। नेटवर्क गुणों और सिग्नलिंग मजबूती का आकलन अलग अलग इंसुलिन इनपुट द्वारा नहीं किया गया है। वे कहते हैं, हमारा अध्ययन सामान्य और असामान्य दोनों तरह के इंसुलिन के कई शासनों को नियोजित करता है, जिन्होंने एक साथ यह दिखाया है कि कैसे इंसुलिन के स्तर में परिवर्तन कोशिकाओं के भीतर सूचना के प्रवाह को आकार देने में सक्षम है। अध्ययन में पाया गया कि उपवास किए गए इंसुलिन के स्तर से इनपुट ने एक मेमोरी बनाई, जिससे खिलाए गए इंसुलिन इनपुट में सुधार हुआ। प्रोफेसर कोलथुर सीतारामन कहते हैं, यह लगातार उच्च इंसुलिन के हानिकारक प्रभाव को भी स्पष्ट करता है, जैसे कि अनियंत्रित भोजन आदतों के मामले में उपवास के चरण के बिना और सिग्नलिंग अणुओं पर के प्रभाव जो ऊतक रखरखाव और विकास को नियंत्रित करते हैं। अंत में यह संभावित उपन्यास नियामक घटकों और मापदंडों की पहचान करता है, जिनके मॉड्यूलेशन से भविष्य में रक्त शर्करा पर सामान्य प्रभाव से परे ऊतक क्षति को कम करने के लिए बेहतर चिकित्सीय हस्तक्षेप हो सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का प्रभाव। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पृथ्वी के वायुमंडल का विकास क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के हमलों से प्रभावित था? तो इसका उत्तर सुनिए।
जानेंगे। आज से लगभग 2.5 से 4 अरब साल पहले क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं का पृथ्वी से टकराना असामान्य नहीं था। वास्तव में सबसे बड़े 9 किलोमीटर से अधिक चौड़े क्षुद्र ग्रह ने शुरुआती वातावरण के रसायन विज्ञान को बदल दिया। अब अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक अध्ययन ने प्राचीन क्षुद्र ग्रहों के अवशेषों का विश्लेषण किया और यह दिखाने के लिए उनके टकराव के प्रभावों का मॉडल तैयार किया पहले की तुलना में हमले अधिक हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन जमा होने लगी तो इन हमलों में देरी हो। नए मॉडल वैज्ञानिकों को अधिक सटीक रूप से समझने में मदद करते हैं। जब ग्रह ने पृथ्वी बनने की दिशा में अपना रास्ता शुरू किया से आज हम जानते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि मौजूदा ग्रह बमबारी मॉडल इस बात को कम आंकते हैं कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पृथ्वी से कितनी बार टकराएंगे। उच्च टक्कर दर से पता चलता है कि प्रभाव कारक हर 15 मिलियन वर्षों में ग्रह पर आते हैं, जो वर्तमान मॉडलों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। चट्टानों के साधारण टुकड़े प्रतीत होने वाले अभिलेखों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों को इसका एहसास हुआ वे वास्तव में प्राचीन साक्ष्य हैं, जिन्हें प्रभाव गोलाकार के रूप में जाना जाता है, जो हर बार बड़े क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के ग्रह से टकराने पर उग्र टकराव में बंधे हैं। शोधकर्ताओं ने मॉडल किया कि इन सभी प्रभावों ने वातावरण को कैसे प्रभावित किया होगा। उन्होंने अनिवार्य रूप से पाया कि 9 किलोमीटर से बड़ी वस्तुओं द्वारा उल्कापिंड के प्रभाव के संचित प्रभाव ने संभवतः एक ऑक्सीजन सिंक बनाया, जिसने अधिकांश ऑक्सीजन को वातावरण से बाहर निकाल दिया। निष्कर्ष भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के साथ संरेखित होते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पावर मिनिस्ट्री अनवील्स रूल्स टू सस्टेन वायबिलिटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बिजली मंत्रालय ने व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए नियमों का खुलासा किया। विद्युत मंत्रालय ने शनिवार को इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखने, विभिन्न हितधारकों के वित्तीय तनाव को कम करने और बिजली उत्पादन में शामिल लागतों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों की घोषणा की। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियम बिजली उपभोक्ताओं और हितधारकों के हित में है। नियमों में बिजली कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली नियम 2021 शामिल हैं। दूसरा नियम बिजली मस्ट रन और अन्य मामलों को संबोधित करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना नियम 2001 है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है FTA विद UAE लाइकली बाय मार्च सेज नेगोशिएटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ FTA मार्च तक संभव वार्ताकार। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए बातचीत की अगुवाई कर रहे वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शनिवार को अच्छी प्रगति हुई है और मार्च तक FTA होने की संभावना है। संयुक्त सचिव श्रीकर के रेड्डी ने फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स द्वारा आयोजित निर्यात पर एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस साल के अंत तक FTA समाप्त करने और मार्च तक समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। लगभग $30 बिलियन के निर्यात के साथ संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय निर्यात बाजार है। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ SACU के साथ चर्चा के तहत FTA के प्रमुख वार्ताकार श्री रेड्डी ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण देशों के साथ मौजूदा 16 के अलावा कई FTA पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के साथ FTA जो इस साल की शुरुआत में चालू हुआ था, पिछले 10 वर्षों में भारत ने पहली बार हस्ताक्षर किए थे। श्री रेड्डी ने कहा कि निर्यात में वृद्धि और घरेलू मांग में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो इसी के साथ आज यानी 24 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।